जनरल गुल हसन जो कायद आज़म के उस वक्त एडीसी थे, बाद में वो कमांडर इन चीफ बने, वो वाक़या बयान करते हैं कि मैं और गवर्नर जनरल वो एक गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर ने आगे एक ट्रेन आने वाली थी, फाटक बंद था, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जल्दी से नीचे उतरा, फाटक वाले के पास गया और फाटक वाले को बताया कि गाड़ी में जिनाह है, गवर्नर जनरल हैं, तो फाटक वाले ने फाटक खोल दी। जब वापस आए जनरल गुल हसन की बकौल, तो कायद आज़म ने बड़ा डांटा ड्राइवर को, ये तुमने क्यों किया है? मैं एहतराम नहीं करूंगा, कानून को तो कौन करेगा? ड्राइवर उतरा, फाटक वाले को जाके बताया, फाटक वाले ने बंद कर दिया फाटक, गाड़ी खड़ी रही, जब ट्रेन गुजरी फाटक खुली, हर किसी के लिए तो जिनाह जो है वो गुजरे। ये पाकिस्तान की इब्तिदा थी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर क्या होता है, कायद आज़म जो है ना जल्दी चले जाते हैं, फिर टॉम एंड जेरी होता है कुछ अरसा, अयूब खान आ गए, अयूब खान के बाद याह्या खान के बाद टॉम एंड जेरी फिर शुरू होता है, फिर ज़िया साहब के बाद टॉम एंड जेरी या कोई और नाम ले लें, डोनाल्ड डक ले लें, वो शुरू हो जाता है, फिर जनरल मुशर्रफ। ये कितने साल बनते हैं ये आपने काउंट कर लेने हैं। इन सालों ने हमें क्या सिखाया? डंडा। वो था ना कानून का एहतराम के फाटक खोलो, इन चार अदवार ने हमें सिखाया डंडा किस तरह। बस आपने गौर करना है, आपके लिए जो मैं वाकया लेकर आया हूं, जो थीसिस लेकर आया हूं, इस पे गौर करना है। ओए साइड पर हो जाओ। एक निहायत खुरदरी, गैर मुहज्जिब और भद्दी आवाज मेरी समात से टकराई। मैं गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे एक मुहज्जिब, पढ़ा लिखा और खूबसूरत शख्स खड़ा था। उसने कीमती अतालवी सूट पहन रखा था, उसके बालों पर जेल लगा था, उसकी आंखों पर धूप का महंगा चश्मा था और उसके बदन से आला दर्जे की खुशबू आ रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठटक गया। मैं अभी मखमसे में था कि दूसरी मर्तबा वही खुरदरी आवाज आई, साइड पर हो ना। मैंने देखा उस मुहज्जिब शख्स के पीछे इंतहाई 8-10 उजड़, गैर मुहज्जिब और बदमाश किस्म के लोग खड़े थे। उनके हाथों में क्लाशनकोफें थीं। उन्होंने लंबे घेरे की शलवारें और खुले कुर्ते पहन रखे थे और उनके गले में चादरें लटक रही थीं। उन सब ने उस मुहज्जिब शख्स को अपने घेरे में लिया और चंद लम्हों ले रखा था। मैं चंद लम्हों के लिए सख्ते में आ गया और मैंने घबराई आवाज में पूछा, क्या मतलब? बदमाशों में से एक ने अपना खुरदरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे एक तरफ धकेल कर बोला, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब को रास्ता दो, साइड पर हो जाओ। मैंने मुजामत की कोशिश की, लेकिन वो खुरदरा हाथ मुझसे ज्यादा ताकतवर था। मैं साइड पर हो गया। उस मुहज्जिब शख्स ने क्लिनिक में पांव रखा, आगे बढ़ा और वो सारे बदमाश उसे हसार में लेकर चल पड़े। मुझे सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहा और उसके बाद मैं भी अंदर आ गया और अपने दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो सारे बदमाश मेरे दोस्त के कमरे के बाहर खड़े थे। वो मूंछों पर ताव देते थे, क्लाशनकोफें लहराते थे और दाएं बाएं देखते थे। मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक बदमाश ने आगे बढ़कर दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो खुरदरी आवाज में बोला, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैंने वजह पूछी तो बोला, अंदर हमारे डॉक्टर साहब हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तैश में दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं उनके साथ उलझ पड़ा, जिसके बाद क्लिनिक में शोर हो गया। मेरा शोर अंदर गया तो मेरा दोस्त बाहर आ गया। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया और भागकर अंदर वापस चला गया। जरा देर बाद अंदर से वही मुहज्जिब आवाज बाहर आई, भाई इन्हें अंदर आने दें, ये हमारे दोस्त हैं। बदमाशों ने फौरन मेरा गिरबान छोड़ा, मेरी शर्ट की सलवटें दुरुस्त की और मुझे बड़े आराम से अंदर धकेल दिया।
अंदर वही मुहज्जिब शख्स कुर्सी पर बैठा था और मेरा दोस्त उसके पहलू में खड़ा होकर शर्मिंदगी और खफत से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा मुंह सुर्ख था और मेरे हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मुहज्जिब शख्स उठा, उसने अंग्रेजी में मेरे सामने माजरत की और मुझे साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। हम तीनों चुपचाप बैठ गए। मेरे दोस्त की नजरें नीची थी। कमरे की फिजा बोझल थी। मेरे दोस्त ने हालात बेहतर बनाने के लिए कहका लगाया और उन साहब की तरफ इशारा करके बोला, आप हैं डॉक्टर अजीज, मुल्क के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। वो साथ ही मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप हैं खाली जगह। मैं खामोश रहा। चंद सेकंड के वक्फे के बाद डॉक्टर अजीज बोले, मेरे गार्ड्स ने आपके साथ बदतमीजी की, मैं माफी चाहता हूं। ये गंवार लोग हैं, ये किसी के स्टेटस से वाकिफ नहीं है। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर अजीज बोले, मैंने ये लोग अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं और मेरा तजर्बा है आपके गार्ड्स जितने गंवार, उजड़ और गैर मुहज्जिब होंगे, इस मुआशरे में आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी। अब गौर करना है। मैंने पहली मर्तबा डॉक्टर साहब की तरफ दिलचस्पी से देखा। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। मैं एक कामयाब डॉक्टर हूं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मेरे क्लिनिक हैं। मैं हफ्ते में 2 दिन दुबई भी जाता हूं। लिहाजा ये गार्ड्स मेरी जान, मेरी प्रैक्टिस और मेरे स्टेटस की हिफाजत करते हैं। अगर ये मेरे साथ न हो तो मैं अगवा हो जाऊं, जान से जाऊं या 10-20 करोड़ देकर जान छुड़ाऊं। मैं चुपचाप सुनता रहा। वो बोले, गार्ड से पहले मुल्क में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। अब सुने गौर से। मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता था तो घंटा घंटा लाइन में खड़ा रहता था और मेरी बारी नहीं आती थी। मरीजों के लवाकिन मेरे क्लिनिक में मेरी बेइज्जती कर जाते थे। लोग मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल देते थे। कारपोरेशन का अमला 10-10 दिन मेरे घर के सामने से कचरा नहीं उठाता था और लोग सड़क पर मुझे रास्ता नहीं देते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने गार्ड्स रखे हैं, पूरा मुल्क मेरी इज्जत करता है। मैं बैंक जाता हूं तो मैनेजर मुझे रिसीव करने के लिए बाहर आ जाता है। मेरे गार्ड्स की एक गाड़ी मेरे आगे और दूसरी पीछे चलती है। लिहाजा सारी गाड़ियां हमें रास्ता देती जाती हैं और ट्रैफिक पुलिस तक इशारा तोड़ने पर मुझे नहीं रोकती। चुनाचे मुझे महसूस होता है मैं जिंदगी में इससे पहले झक मारता रहा हूं। मैंने कुर्सी पर पहलू बदला और उनसे अर्ज किया, आपने ये सब कहां से सीखा? डॉक्टर साहब मुस्कुराए। मैंने ये फार्मूला इस मुल्क के हुक्मरानों से सीखा। मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने मुझे सिखाया, इस मुल्क में सिर्फ वही शख्स कामयाब और महफूज है जिसके हाथ में डंडा है। हुक्मरानों ने मुझे बताया, इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा आइन और सबसे बड़ा दस्तूर डंडा है। डंडा पाकिस्तान की हर रवायत, हर कानून और हर ज़ाब्ता बदल सकता है और इस मुल्क में जिस शख्स के पास डंडा नहीं, वो 2/3 अक्सरियत के बावजूद बेबस और लाचार है। इस शख्स का इस मुल्क में कोई ठिकाना नहीं। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो बोले, आप सदर अयूब खान से सदर परवेज मुशर्रफ तक पाकिस्तान के तमाम फौजी सरबराहों को देख लीजिए, ये लोग किस कानून के तहत सदर बने थे? वो रुके और दोबारा बोले, इन लोगों का कानून डंडा था, इनके पास ताकत थी। लिहाजा मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, शेख मुजीबुर रहमान हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, फिर या कोई और शरीफ सियासी लीडर इनके सामने नहीं ठहर सका। उन्होंने उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। मैं खामोश रहा। वो बोले, जबकि इनके मुकाबले में डंडे वाले उस वक्त तक हुक्मरान रहे जब तक जिंदगी और सेहत ने उन्हें मोहलत दी और पार्लियामेंट से लेकर अदालत और मजहब से लेकर अवाम तक कोई इदारा, कोई कानून उनका बाल तक बीका न कर सका। इन लोगों ने जाती इक्तदार के लिए असम्बलियां तोड़ी, आइन मनसूख किए, अपनी मुस्लिम लीगें बनाई और अपनी मर्जी के इलेक्शन कराए, मगर किसी ने इनका हाथ न रोका। अदलिया करप्ट तरीन 3 नंबर पे इदारा है पाकिस्तान का। दोबारा याद करा दूं, ये लोग पूरी जिंदगी में
अपनी मर्जी करते रहे और जब इनका इंतकाल हुआ तो इन्हें पूरे एजाज से दफन किया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास डंडा था। वो रुके और थोड़ी देर बाद बोले, डंडे का ये फलसफा इस मुल्क के जिस शख्स को समझ आ गया वो सुखी हो गया। आप यकीन करें, इस मुल्क की पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए मार्ग वजूद में नहीं आई। ये सिर्फ डंडे वालों की सिक्योरिटी और उनके दुश्मनों को कुचलने के लिए बनाई गई है। अभी हाल देख लें पुलिस का। इस मुल्क की अदालतें कमजोरों और मजलूमों को इंसाफ फराहम करने के लिए नहीं बनी, ये डंडे वालों के नाजायज इक्तदार को कानूनी शक्ल देने के लिए बनी हैं। और CBR से लेकर रेलवे तक इस मुल्क का कोई इदारा आवाम के लिए नहीं बना। ये तमाम इदारे हुक्मरान क्लास की अयाशी के लिए, पैसे जमा करने के लिए बने हैं। चुनाचे मैं जान गया, अगर मैंने इस मुआशरे में जिंदा रहना है तो मुझे भी हाथ में डंडा उठाना होगा। मैं हैरत से उन्हें देखता रहा। वो बोले, तुम मदरसा हिफ्सा की मिसाल लो। इस मदरसे की 5000 तलबात ने हाथों में डंडे उठा रखे थे। तुम इन डंडों की ताकत देखो। उन तलबात ने 21 जनवरी से चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर कब्जा कर रखा था, लेकिन हुकूमत को जुलाई तक कब्जा छुड़ाने की जुर्रत नहीं हुई। उन डंडों के पीछे कोई बैठकर मौलाना अब्दुल अजीज और मौलाना अब्दुल रशीद गाजी ने अपनी पुलिस और अपनी अदलिया बना ली। उन्होंने इस्लामाबाद के 10 मुरब्बा किलोमीटर में शरीयत नाफिज कर दी। लेकिन तारीख के ताकतवर तरीन सदर जनरल परवेज मुशर्रफ भी खामोश बैठे रहे। वो कभी उलमाए कराम से मदद की अपील कर रहे थे और कभी सिविल सोसाइटी को मुदाखलत की दावत दे रहे थे। क्यों? क्योंकि मदरसा हिफ्सा की तालबात के पास 5000 डंडे थे। वो रुके और मेरी तरफ मुड़कर बोले, इन तालबात को डंडे उठाने पर किसने मजबूर किया था? मैं खामोश रहा। वो गोया हुए। इनके हाथ में 12 अक्टूबर ने डंडे दिए थे। ये लोग समझ गए थे, अगर एक डंडे से सारा आइन और कानून फारिग हो सकता है तो 5000 डंडे हुकूमत की सारी रिट भी लपेट सकते हैं। वो रुके और बोले, तुम बताओ, हुकूमत ने 10 जुलाई 2007 तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं खामोश रहा। वो बोले, हुकूमत जानती थी उनके हाथों में डंडे हैं और इस मुल्क में जिसके हाथ में डंडा हो कोई शख्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर उठे, सलाम किया और गार्ड्स की भीड़ में क्लिनिक से बाहर निकल गए। परवीन शाकिर का बड़ा मशहूर फिक्रा कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस मुल्क का कानून डंडा, इस मुल्क का आइन डंडा, इस मुल्क का दस्तूर डंडा, इस मुल्क का इंसाफ डंडा। और ये अदलिया ये डंडे वालों के लिए बैठी है, ये आम लोगों के लिए नहीं बैठी। ये डंडों वालों के जो काले करतूत हैं उनको सफेद करती है। ये लांड्रियां हैं, ये उनके जो है वो कपड़े धोते हैं, यानी जो कुछ डंडे वाले करते हैं फिर ये धोते हैं। तो इस अदलिया से उम्मीद रखना जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान का तीसरा करप्ट तरीन इदारा करार दिया है, वो फजूल है। मेरा वीलॉग ज़रा हटके होता है, आपके लिए नई चीज़ पेश करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करें, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर लाइक नहीं करते तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।